हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं प्रमोद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कल्पना नर्सिंग क्लासेस में। आशा करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली दो क्लासेस में देखा, हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किए थे, एमनियोटिक फ्लूइड। पहली क्लास में हमने एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल कैरेक्टर्स और उसके जितने भी फंक्शंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने देखा था ओलिगोहाइड्रोमियूज। इसके बाद उसी सेशन में हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अगला डिसऑर्डर एमनियोटिक फ्लूइड का, दैट इज द पॉलीहाइड्रोमियूज। पॉलीहाइड्रोमियूज, यहाँ देखिए हमने कोशिश की थी कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक तो एसडीपी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट और एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, दो चीजों के बारे में जानकारी ली थी, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और एसडीपी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। फिर एसडीपी मतलब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो मैं बताया था एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, तो ये होता है 5 to 25 सेंटीमीटर। AFI की नॉर्मल वैल्यू 5 to 25 सेंटीमीटर, जबकि सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की नॉर्मल वैल्यू थी 2 से 8 सेंटीमीटर। कितना था? 2 से 8 सेंटीमीटर। अब ओलिगो का हमने बात किया था, ओलिगोहाइड्रोमियूज। मैंने कहा अगर एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो ये कंडीशन क्या थी? ओलिगोहाइड्रोमियूज। अगर मैं बात करूं कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रोमियूज। फिर ये तो है बेस्ड ऑन द AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बेस पे। दूसरा मैं अगर बात करूं कि ये वैल्यू एसडीपी के हिसाब से कितना होगा, तो मैंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम एसडीपी नॉर्मल हमने देखा 2 से 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा अगर ये लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा तो कंडीशन कहलाएगी ओलिगोहाइड्रोमियूज। अगर मैंने कहा ये कंडीशन मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा तो कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोमियूज। तो ओलिगो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉलीहाइड्रोमियूज के बारे में। कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का वैल्यू अगर मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉलीहाइड्रोमियूज। जबकि मोर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एसडीपी की वैल्यू आ रही है तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोमियूज। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। मैंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ये कितना हो जाता है, तब हम इसको पॉलीहाइड्रोमियूज बोलेंगे। मैंने कहा मोर देन 2000 ml, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर। कि अगर 2000 ml से वॉल्यूम ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड का तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या? पॉलीहाइड्रोमियूज। अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें नॉर्मली हम जान लिए कि पॉलीहाइड्रोमियूज कौन कौन सी कंडीशन में हम बोल सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि ओलिगोहाइड्रोमियूज अगर AFI की वैल्यू लेस देन 5 सेंटीमीटर तो ओलिगो कहलाएगा, अगर 25 से ज्यादा होगा तो पॉली कहलाएगा। अगर मैंने कहा 2 सेंटीमीटर से कम होगा तो ओलिगो कहलाएगा, और अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो पॉली कहलाएगा। ये एसडीपी और AFI के बेस पे हमने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी कंडीशन में हम पॉलीहाइड्रोमियूज बोल सकते हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम बात करें तो कितने से ज्यादा? 2000 ml या फिर 2 लीटर से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रोमियूज। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में पॉलीहाइड्रोमियूज की कंडीशन कौन कौन सी जगह देखी जाती है। तो उस सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कॉजेज ऑफ द पॉलीहाइड्रोमियूज, कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रोमियूज। इसका एक तो मैंने कहा माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियूज और दूसरा होगा सीवियर पॉलीहाइड्रोमियूज। अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियूज के मोस्ट कॉमन कॉज की मैं बात करूं तो ये रहेगा इडियोपैथी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियूज। अगर सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर, अगर मैं बात करूं मॉडरेट टू सीवियर पॉलीहाइड्रोमियूज का
मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, तो ये रहता है स्वैलोइंग डिफेक्ट, कि बच्चा जो है वो क्या नहीं कर पा रहा, स्वैलो नहीं कर पा रहा। बोले स्वैलोइंग डिफेक्ट में कौन कौन सी समस्या हम देखने को मिलती है हमें, कि हम बोल सकते हैं कि बच्चे में क्या होगा, स्वैलोइंग डिफेक्ट। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ईसोफेजियल अट्रेसिया, कि ईसोफेगस की ओपनिंग प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाई। दूसरा है ड्यूडेनल अट्रेसिया, कि ड्यूडेनम की ओपनिंग ढंग से नहीं बन पाई। और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बोले इन तीनों की वजह से पॉलीहाइड्रोमियल कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए कि स्वैलोइंग डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। मैं जैसे पहले बताया था कि बच्चा जब स्वैलो करता है एमनियोटिक फ्लूइड को और यूरिन पास आउट करता है, तो ये कंट्रीब्यूटर हम इसको बोल सकते हैं। अगर बच्चा स्वैलो करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो कम होगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, बच्चा स्वैलो कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसकी तीन वजह है। एक तो ईसोफेजियल अट्रेसिया, कि ईसोफेगस की जो ओपनिंग है वो ढंग से नहीं बन पाई। दूसरा ड्यूडेनल अट्रेसिया, कि ड्यूडेनम जो है उसकी ओपनिंग ढंग से नहीं बन पाई। और तीसरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कि इंटेस्टाइन में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जितना भी कंटेंट है वो आगे नहीं जाएगा, तो ये इकट्ठा रहेगा। तो बच्चे को फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, तो वो आगे सॉलो नहीं करेगा, और सॉलो नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम नहीं होगा, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब इधर से तो स्वैलोइंग डिफेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी साइड से क्या हो रहा है, फीटल यूरिन का प्रोडक्शन कंटिन्यू, चल रहा है। और ये अगर कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ देखिए कि इन सब की वजह से तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम घटेगा नहीं, लेकिन उधर से यूरिन कंटिन्यू आ रहा है, और यूरिन कंटिन्यू आ रहा है तो यूरिन मेजर कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये कंडीशन क्या करवा सकते हैं, पॉलीहाइड्रोमियल। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियल का कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक, मतलब अननोन, कि एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता, मोस्ट कॉमन कॉज हम इसको बोलते हैं। दूसरा मैं बात करूं सीवियर पॉलीहाइड्रोमियल की, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज में बताया था स्वैलोइंग डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोमियल। अब मॉडरेट टू सीवियर का, तो स्वैलोइंग डिफेक्ट जो है ये किस किस में हमें देखने को मिलता है, ईसोफेजियल अट्रेसिया, ड्यूडेनल अट्रेसिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट, कि बच्चे में क्या नहीं बन पाया, लिप जो है वो ओपन रह गया, वो ढंग से नहीं बन पाया, तो बच्चा सकिंग नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सकिंग नहीं होगी। और क्लेफ्ट पैलेट जो हमारी ओरल कैविटी में लास्ट साइड में होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आप सब लोग जानते हो। तो मैंने कहा अगर पैलेट बच्चे में ढंग से नहीं बन पाया तो बच्चे में क्या होगा, स्वैलोइंग डिफेक्ट। यहाँ बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, स्वैलोइंग डिफेक्ट। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्लेफ्ट लिप तो किसमें डिफिकल्टी रहेगा, सकिंग में, क्योंकि अगर लिप प्रॉपर नहीं होगा तो बच्चा सक नहीं कर पाएगा। और क्लेफ्ट पैलेट किसमें डिफिकल्टी करेगा, स्वैलोइंग में। तो मैंने कहा ये सारे कॉज हैं किसके, मॉडरेट टू सीवियर पॉलीहाइड्रोमियल के। स्वैलोइंग डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पॉलीहाइड्रोमियल। आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कॉजेस के बारे में, तो उसमें अगला नाम आता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अगर मैं एक छोटा सा डिसऑर्डर की बात करूं तो एननकेफेली, बोले एननसेफेली का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन में जो स्कल होता है वो स्कल एब्सेंट है। अब स्कल एब्सेंट है तो ब्रेन में क्या होता है, सीएसएफ, और सीएसएफ होता है तो ये क्या होगा, बच्चे का जो स्कल है वो एक्सपोज होगा किसके साथ, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ। और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड के साथ एक्सपोज होगा तो यहाँ देखिए इसकी सेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ सीएसएफ के साथ मिक्स हो जाएगा, और सीएसएफ के साथ मिक्स हो जाएगा तो सीएसएफ कहाँ जाएगा, सीएसएफ जाएगा किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, और कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। एक बार वापस से सुनिए, मैंने कहा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जैसे कि एननकेफेली, मतलब स्कल क्या हो गया बच्चे में, एब्सेंट, जो स्कल है वो बना ही नहीं बच्चे में, स्कल नहीं बना तो ब्रेन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड के साथ। तो ब्रेन में क्या होता है, सीएसएफ। अब ये सीएसएफ किस में लीक होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में, तो एमनियोटिक फ्लूइड का ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये क्या करवाएगा, पॉलीहाइड्रोमियल, क्या करवाएगा, पॉलीहाइड्रोमियल। फिर इसके बाद मैं बात करूं कि इसके बाद और कौन कौन सी समस्या हो सकती है, तो उसमें नाम आता है टॉर्च,
टॉर्च लाइट वाली टॉर्च नहीं, ये टॉर्च जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। जैसे कि इन्फेक्शन की मैं बात करूं तो टी मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। आर मतलब होता है, आर मतलब रूबेला, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। सी मतलब होता है साइटो मेगालो वायरस। एच मतलब होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। और एस मतलब होता है सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस। ये फुल फॉर्म होती है टॉर्च की। मैंने कहा अगर बच्चा इनमें से किसी चीज से अफेक्ट होता है तो उस बच्चे में क्या हो सकता है, पॉलीहेड्रामिस होने के चांसेस होते हैं। तो टॉर्च की फुल फॉर्म याद रखना, टीओ मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर मतलब रूबेला, सी मतलब साइटोमेगालोवायरस, एच मतलब हर्पीज सिम्प्लेक्स और एस मतलब सिफिलिस। तो न्यूरोटिव इफेक्ट कॉजेज में हम बात कर रहे हैं। पहला हमने कॉज देखा सॉलिड इफेक्ट, माइल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक, मॉडरेट टू सीवियर का मोस्ट कॉमन कॉज सोलर इफेक्ट। सोलर इफेक्ट में पांच नाम हमने पढ़े थे, इसोफेजियल अट्रेसिया, ड्यूडेनल अट्रेसिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। फिर इसके बाद एनटीडी हमने पढ़ा, एनटीडी का एक एग्जांपल हमने देखा एनालिटिकली, जिसमें ब्रेन क्या है, एब्सेंट। ब्रेन एब्सेंट है तो सीएसएफ किसमें मिक्स हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अगला इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा टॉर्च, टॉर्च की हुक्म अभी हमने देखी। तो ये वो कंडीशन है जो क्या करवा सकते हैं, पॉलीहाइड्रोमिस। नेक्स्ट देखिए कॉजेज में मैं अगर आगे बात करूं कि और कौन कौन सी वजह हो सकती है, तो उसमें नाम आता है अगला, दैट इज द ट्विन प्रेगनेंसी। इसी ट्विन प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, फीटल मतलब फीटस, कि एक से ज्यादा फीटस बने, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए बच्चे कितने हैं, दो, फीटस कितने हैं, दो, और ये दोनों फीटस क्या करेंगे, यूरिन का प्रोडक्शन। मैंने कहा अगर फीटस एक होता तो यूरिन का प्रोडक्शन ये भी करता, लेकिन दो फीटस ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, एक थोड़ा कम प्रोडक्शन करेगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो यूरिन ज्यादा होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा मिलेगा, तो ये सीधे सीधे कॉज होगा किसका, पॉलीहाइड्रोमिस का। आई होप सो समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद में बात करूं, अगला होता है ट्राइसोमी, क्रोमोसोम नंबर 47। इसकी ट्राइसोमी अगर हो जाती है, क्रोमोसोम टोटल कितने हो जाएंगे, 47। क्रोमोसोम नंबर 47 की ट्राइसोमी नहीं, अगर क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए, 47। नॉर्मली कितने होते हैं, 46। अगर 47 क्रोमोसोम हुए मतलब किसी ना किसी क्रोमोसोम की क्या हुई है, ट्राइसोमी, तो मतलब बच्चे में क्या है, हेरिडिटरी डिफेक्ट, तो वहां क्या देखा जा सकता है, पॉलीहाइड्रोमिस। फिर इसके बाद आगे मैं बात करूं पर्वो वायरल इन्फेक्शन, कि पर्वो वायरस का क्या हुआ, इन्फेक्शन। जैसे कि पर्वो वायरस की एक कैटेगरी होती है B90। अगर पर्वो वायरस में से B19 का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ ऐसा देखा जाता है प्राय कि क्या देखा जाता है, पॉलीहाइड्रोमिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मतलब अमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद मैं आगे बात करूं कॉजेज में, अगला कोरियो एंजियोमा। कोरियो एंजियोमा, बोले ये कोरियो एंजियोमा क्या होता है, मैंने कहा प्लासेंटा ऑफ, सॉरी ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा। क्या होता है, ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा। ये क्या होता है, कोरियो एंजियोमा, प्लासेंटा का ट्यूमर। और प्लासेंटा का ट्यूमर अगर बनेगा तो उसमें क्या होगा, सीक्रेशन बढ़ जाएंगे, और सीक्रेशन बढ़ेंगे, ये कंडीशन बेनाइन भी हो सकती है और ये कंडीशन मैलिग्नेंट भी हो सकती है, जो कि ट्यूमर के टाइप होते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो कंडीशन बेनाइन भी हो सकती है और कंडीशन मैलिग्नेंट भी हो सकती है। एक सिंगल वर्ड ये क्या याद रखना कि कोरियो एंजियोमा का मतलब क्या होता है, ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा। क्या कहलाएगा, ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा। तो यहाँ देखिए एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। कॉजेज में हम पढ़ रहे हैं, अगला कॉज हमने पढ़ा ट्विन प्रेगनेंसी, इसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी। अगला मैंने कहा, अब यहाँ देखिए मल्टीफीटल प्रेगनेंसी में क्या होगा, बच्चे एक से ज्यादा है तो दोनों यूरिन का प्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कंडीशन क्या होगी, पॉलीहाइड्रोमिस। फिर अगर किसी क्रोमोसोम की क्या होगी, ट्राइसोमी, तो क्रोमोसोम टोटल नंबर में कितने हो जाएंगे, 47। तो यहाँ भी ऐसा देखा जाता है कि पॉलीहाइड्रोमिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर पर्वोवायरल का इन्फेक्शन, जिसमें कि मोस्टली कौन सी कैटेगरी का इन्फेक्शन, B19 का इन्फेक्शन, ये भी क्या करवा सकता है, पॉलीहाइड्रोमिस। अगला हमने देखा कोरियो एंजियोमा। कोरियो एंजियोमा मतलब ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा, ये प्लासेंटा में क्या बन गया, ट्यूमर बन गया। फिर इसके बाद अगला एक और रीजन आता है, दैट इज द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आप सब लोगों को पता है, दैट इज ब्लड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है, ब्लड डिसऑर्डर।
इसके बारे में पीडियाट्रिक में हेमेटोलॉजी में अच्छे से डिटेल्स पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं कॉजेज ऑफ द पॉलीहाइड्रोनिस। एम आई क्लियर? आई होप सो समझ आ रहा होगा। तो ये थे सारे कॉजेज ऑफ द पॉलीहाइड्रोनिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ये सारे कॉजेज हैं तो इनकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीहाइड्रोनिस की कंडीशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो पॉलीहाइड्रोनिस में भी किया था, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कि जितने टाइम की प्रेगनेंसी है उतने टाइम की प्रेगनेंसी के हिसाब से यूट्रस की साइज क्या मिलेगी, ज्यादा। क्या मिलेगी? यूट्रस की साइज ज्यादा। फिर इसके बाद दूसरा देखिए कि फीटस की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम। मूवमेंट कैसे कम हो जाएगी? मैंने कहा ये अगर फीटस है तो यहाँ इसके चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये फ्लूइड का अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो ये बच्चे को कंप्रेस करेगा ना, तो कंप्रेस करेगा, प्रेशर डालेगा बच्चे को, तो बच्चे की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मतलब मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी। और इसी में अगला रीजन होगा कि बच्चे की FHS कांट फेल्ट, कि बच्चे की क्या फील नहीं होगी, फीटल हार्ट साउंड। क्यों फील नहीं होगी? क्योंकि वहां वॉल्यूम ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड का। अगर नॉर्मल वॉल्यूम होता तो हम उसको फील करते थे, लेकिन उससे क्या होगा, जो उसकी ट्रांसमिशन होता है, साउंड का जो ट्रांसमिशन होता है वो उसको रोक देगा, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक तो बच्चे की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम, और फीटल हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। फिर इसके बाद तीसरा देखिए अनस्टेबल लाइफ, बच्चे की लाइफ जो है वो क्या नहीं होगी, फिक्स। क्यों नहीं होगी फिक्स? कि अब ये सिंपली बच्चा है और इसके चारों तरफ अमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये फ्लूइड जो है वो बलोटमेंट करवाता है। बलोटमेंट मतलब बच्चा आसानी से इसमें मूवमेंट करता है। नॉर्मल वॉल्यूम रहेगा तो बच्चा आसानी से मूवमेंट करेगा, लेकिन यहाँ फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उस वजह से क्या होगा कि ये प्रेशर डालेगा बच्चे पे, तो बच्चा जो है इस क्या होगा, उसकी जो पैर है और जो हेड है वो पोजीशन उसकी चेंज होती रहेगी, वो इधर घूम जाएगा, कभी इधर घूम जाएगा, तो क्या होगा, अनस्टेबल लाइफ हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए फोर्थ वन इज द, अगर ज्यादा फ्लूइड होगा तो यूट्रस की क्या होगी, ओवर स्ट्रेचिंग, यूट्रस साइज में ज्यादा बड़ा होगा और ओवर स्ट्रेचिंग होगी, तो इस वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, और मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये टाइम से पहले रप्चर हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पीआर, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद अगला देखिए मदर में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किसमें, मदर में, बोले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होगा मदर में। तो यहाँ देखिए कि ये यूट्रस की जो ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, इस ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से यूट्रस अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यूट्रस कहां जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब टुवर्ड द डायफ्राम, किधर जाएगा, डायफ्राम की तरफ, और ये अगर डायफ्राम की तरफ जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, ये डायफ्राम को कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेस कर देगा तो आप सबको पता है कि डायफ्राम चीफ रेस्पिरेटरी मसल होती है, और ये अगर कंप्रेस हो जाएगा तो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आएगी, और वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। लेकिन ये किसमें देखने को मिलेगा, मदर में। एक बार फिर देखिए पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब जितना टाइम के हिसाब से, प्रेगनेंसी के हिसाब से यूट्रस की हाइट होनी चाहिए उससे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरा, बच्चे की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेशर डाल देगा इस पर बच्चे पर। फीटल हार्ट साउंड क्या होगी, एब्सेंस, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे के जो साउंड है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, जिससे हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर लाइट कैसे मिलेगी बच्चे की, अनस्टेबल, मतलब फिक्स नहीं होगी। फिक्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जो है फ्लूइड ज्यादा है तो फ्लूइड में घूमता रहेगा, और घूमता रहेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल लाइट। अब यूट्रस की क्या होगी, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो मेम्ब्रेन जो है उसके जल्दी रप्चर होने के चांसेस रहेंगे, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। अगला मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा किसमें, मदर में। बोले क्यों होगा मदर में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
यहाँ देखो कि इसकी वजह से यूट्रस की ओवर स्ट्रेचिंग हुई, और ओवर स्ट्रेचिंग हुई तो ये यूट्रस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ क्या होता है, डायफ्राम। रिब्स में कहाँ होता है, यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम रिब्स के एंड में। तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा जीफर्ड प्रोसेस की तरफ, तो डायफ्राम को कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेस कर देगा आप सबको पता है चीफ इंस्पायरेटरी मसल या रेस्पिरेटरी मसल कौन होता है, डायफ्राम। अगर ये कंप्रेस हो गया तो क्या होगा, मतलब वो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी, तो कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में और क्या क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो उस सीरीज में 6 पॉइंट आता है, एब्रप्सियो प्लासेंटा। एब्रप्सियो प्लासेंटा क्या होता है, ये प्लासेंटा जो है क्या होगा, वहां से डिटैच हो जाएगा। क्यों होगा डिटैच, मैंने कहा अगर पीआरओएम हुआ, पीआरओएम मतलब प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो अचानक से क्या होगा, यूट्रस श्रिंक हो जाएगा। अचानक से खाली हो गया ना, तो यूट्रस क्या हो जाएगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, और यूट्रस श्रिंक हुआ तो क्या होगा, प्लासेंटा वहां से डिटैच हो जाएगा, प्लासेंटा डिटैच। और प्लासेंटा डिटैच हुआ समय से पहले तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एब्रप्सियो प्लासेंटा। फिर इसके बाद 7th में हमें देखने को मिलेगा माल प्रेजेंटेशन, कि बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन फिक्स नहीं रहेगा। तो माल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। माल प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, मैंने कहा एक तो ब्रीच और एक ट्रांसवर्स। क्या क्या देखने को मिल सकता है, सबसे ज्यादा ब्रीच और ट्रांसवर्स। इसके बाद 8th फाइंडिंग की मैं अगर बात करूं तो कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड क्या हो सकता है, प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। वजाइना के थ्रू बाहर क्यों आएगा, क्योंकि अम्नियोटिक फ्लूइड ने अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा है, तो वो कॉर्ड को कहां कर देगा, बाहर की तरफ धकेल देगा। तो कंडीशन क्या कहलाई, कॉर्ड प्रोलैप्स। अच्छा एक चीज और, ये उस एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स वाली कंडीशन है तो नर्स का सबसे पहला काम क्या होगा, कि जैसे ही एक फीमेल जो है वो हॉस्पिटल में आई और वहां आपने आइडेंटिफाई किया कि इस नर्स का क्या होता है, कॉर्ड जो है वो वजाइना के थ्रू विजिबल है या बाहर निकलना है, तो नर्स का सबसे पहला काम क्या होता है, तो नर्स का सबसे पहला काम होता है उसको पोजीशन देना। तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो वन एंड ओनली आंसर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। बोले अगर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर उसके लिए हम देंगे नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन, इसी का दूसरा नाम होता है नी चेस्ट पोजीशन का जेनोपेक्टोरियल पोजीशन। क्या होता है, जेनोपेक्टोरियल पोजीशन। और इसी का तीसरा नाम होता है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, क्योंकि मुस्लिम लोग कौन सी पोजीशन में प्रेयर करते हैं, नी चेस्ट वाली पोजीशन में। तो ये पोजीशन जो होती है, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी का अपना आंसर क्या रहेगा, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। सेकंड प्रायोरिटी का आंसर क्या रहेगा, नी चेस्ट पोजीशन। पोजीशन पोजीशन प्रोवाइड करने से क्या होगा कि पोजीशन हम जैसे ही प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन का मतलब होता है कि मदर का जो हेड है वो तो रहेगा डाउन, सपोज दैट ये मदर है, ये इसका हेड है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे हेड में जो लेग एंड है इसको एलिवेट कर देंगे और हेड चला जाएगा डाउन। तो क्या होगा, जो कॉर्ड है वो ग्रेविटी के थ्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ। कभी भी इसको मतलब बिना ग्लव्स के हैंड के टच नहीं करना है, मतलब अगर ग्लव्स नहीं पहन रखे तो इसको टच नहीं करना है, क्योंकि टच करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरनल ऑर्गन है, और क्या होगा वहां से अगर हाथ हमारा टच हुआ तो सेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा, वैसोस्पाज्म, और वैसोस्पाज्म होगा तो बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है वो घट जाएगी, और बच्चे की ब्लड सप्लाई घटी तो फीटस में क्या होगा, डिस्ट्रेस। इसलिए कभी भी बिना ग्लव्स पहने इसको टच नहीं करना है। सबसे पहली बात तो टच करना ही नहीं, वो डॉक्टर का काम है, वो अपने आप देखेगा। बात आती है कि अगर इसके लिए हम टच नहीं कर सकते करेंगे क्या, नर्स सबसे पहले सिर्फ एक ही काम करती है, क्या, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। अगर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन किसी वजह से नहीं दे सकते तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन। और नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम होता है जेनोपेक्टोरियल पोजीशन, और इसी को हम बोलते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। तो कॉर्ड प्रोलैप्स भी हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मैं 9th फाइंडिंग की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी वो फाइंडिंग है जो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, पॉलीहाइड्रामियोज वाली कंडीशन में। आई होप सो समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, ये तो सारे क्या हो गए पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब बात करूं कि हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया कि ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ओलिगोहाइड्रामियोज हमने पढ़ा,
पॉलीहाइड्रल न्यूज, आज हमने बात की पॉलीहाइड्रल न्यूज हम कब बोलेंगे, AFI वैल्यू कितनी होगी तो हम पॉली बोलेंगे, या अगर कम होगी तो ओलिगो बोलेंगे। इसकी नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रेडिंग के बारे में कि पॉलीहाइड्रल न्यूज को AFI और SBT के बेस पे इसको ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है। AFI आप सबको पता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और SBT मतलब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 8 सेंटीमीटर और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कि इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, 3 कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर मैं बात करूं कि अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हम मेजर करते हैं AFI के द्वारा और SBT के द्वारा, कि माइल्ड पॉलीहाइड्रल न्यूज हम कब बोलेंगे, मैंने कहा अगर अमनियोटिक फ्लूइड AFI की वैल्यू मोर देन 25 सेंटीमीटर, कितना, मोर देन 25 सेंटीमीटर। अगर मॉडरेट हम कब बोलेंगे तो अमनियोटिक फ्लूइड AFI की वैल्यू मोर देन 30 सेंटीमीटर, और सीवियर हम कब बोलेंगे मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेस पे, AFI अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बेस पे। अब SDP के हिसाब से मैं बात करूं, SDP के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो मोर देन 8 सेंटीमीटर तो हम क्या बोलेंगे, माइल्ड, मोर देन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट, और मोर देन इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हम क्या बोलेंगे, सीवियर। तो ये क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग होती है किसकी, पॉलीहाइड्रल न्यूज की, किसके बेस पे, AFI के बेस पे और SBT के बेस पे। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसकी नॉर्मल वैल्यू 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ अभी रिसेंटली, AFI की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो 5 से 25 सेंटीमीटर, नॉट 25, 24 सेंटीमीटर। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, बाय मिस्टेक में बोल दिया 24 सेंटीमीटर। और SBT की वैल्यू क्या होगी, 2 से 8 सेंटीमीटर। तो माइल्ड AFI के हिसाब से माइल्ड कब बोलेंगे, मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मॉडरेट कब बोलेंगे, मोर देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये प्लीज ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये पहले भी साइड में 25 बताया, नॉर्मल 24 होता है और 25 पे हम उसको बोलते हैं मोर देन इक्वल टू, मतलब 25 और 25 से ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रल न्यूज। तो ये पहले मैं गलती से बता दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो उसका करेक्शन कर लेना। माइल्ड होगा उसको हम बोलेंगे AFI के बेस पे मोर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मॉडरेट मोर देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सीवियर हम बोलेंगे मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। जबकि SBT के हिसाब से माइल्ड हम कितना बोलेंगे, 8 सेंटीमीटर से ज्यादा, 12 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा हम बोलेंगे मॉडरेट, और 16 या 16 से ज्यादा हम बोलेंगे क्या, सीवियर पॉलीहाइड्रल न्यूज। दैट इज द ग्रेडिंग ऑफ पॉलीहाइड्रल न्यूज। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये सारी चीजें हमने देख ली, कॉजेज क्या होते हैं, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या हम करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, पॉलीहाइड्रल न्यूज की ग्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में या फिर मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है, दैट इज द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इसका मतलब होता है एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे पैरासेंटेसिस होता है, थोरासेंटेसिस होता है, उसी तरीके से क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये हम क्या करेंगे, भाई वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, एस्पिरेट करके निडल के थ्रू बाहर निकाल लो, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब क्या देखिए कि एमनियोसेंटेसिस हम करेंगे, बात ये आती है कि एमनियोसेंटेसिस अगर हम कर रहे हैं तो एक बार में हम कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं, तो इसकी रेट होती है 50 ml, सॉरी 500 ml पर आवर। इससे ज्यादा हमको नहीं निकालना, क्योंकि निकालेंगे तो फ्लूइड का वॉल्यूम अचानक से कम हो जाएगा और बच्चा क्या है स्ट्रेस में चला जाएगा। दूसरा मैं बात करूं कि मैक्सिमम एक दिन में हम कितना निकाल सकते हैं, तो 1.5 लीटर या फिर 1500 ml, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि 500 ml पर आवर की स्पीड से हम निकाल सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन कर सकते हैं, और दूसरा मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं 1.5 लीटर या फिर 1500 ml एक दिन में या फिर 24 घंटे में।
ये कंडीशन कौन सी होती है? एमनियोसेंटेसिस, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर आप सबको पता है एग्जाम में सबसे ज्यादा नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी जाती है कि प्रोसीजर के जस्ट बाद हम क्या करेंगे? चेक एफएसएच, फीटल हार्ट साउंड चेक करना हमारी सबसे बड़ी क्या होगी? जिम्मेदारी। फिर इसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे, आस्क टू पेशेंट, किन किन चीजों के बारे में पूछेंगे? तो एक तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस की एक्टिविटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो मतलब यूट्रस में टोन ज्यादा है तो वो क्या होगा? वहां समस्या हो सकती है, यूट्रस क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है अगर टोन ज्यादा होगी तो। फिर इसके बाद और क्या हम चेक करेंगे? तो वजाइनल डिस्चार्ज, कि वजाइना से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। फिर इसके बाद और हम क्या करेंगे? फीटल मूवमेंट को क्या करेंगे? असेस करेंगे कि मूवमेंट कितनी हो रही है। अगर इनमें से कुछ भी हमें देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे? इन्फॉर्म टू डॉक्टर। किसको इन्फॉर्म करेंगे? डॉक्टर को, कि फीमेल को ये समस्याएं देखने को मिल रही है और हमने कौन सा प्रोसीजर किया था? एमनियोसेंटेसिस। अब यहाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड भी तो लीक हो सकता है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर भी या लीक हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड भी तो लीक हो सकता है। अब बात यह आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है? हो सकता है वजाइना के थ्रू आ रहा है तो कोई और सीक्रेशन हो सकता है कोई फिस्टुला बन गया हो तो यूरिन वजाइना के थ्रू आ रहा हो। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। उस टेस्ट का नाम होता है निट्राजेन पेपर टेस्ट। यहां हम क्या लेते हैं? एक पेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? पेपर, जो किसका होता है? निट्राजेन का। किसका पेपर होता है? निट्राजेन का। इस पेपर पे हम क्या करते हैं? वजाइना से जो सीक्रेशन आ रहे हैं उन सीक्रेशंस का क्या लेंगे? सैंपल। क्या लेंगे? सैंपल। और सैंपल किस में लेंगे? तो स्वाब में। किस में लेंगे? स्वाब में। और ये स्वाब जो है, या फिर हम डायरेक्ट पेपर पे भी हम क्या ले सकते हैं? सैंपल ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें हमें देखने को मिलेगा क्या? कलर चेंज, कि इस पेपर का क्या होगा? कलर चेंज। तो पेपर का कलर चेंज कैसा होगा? तो हमें क्या पता चलेगा? अगर पेपर का कलर कैसा हुआ? येलो, तो ये जो सैंपल लिया था ये किसका है? यूरिन का। किसका है सैंपल? यूरिन का। और अगर ये चेंज हो गया, कैसा हुआ? ब्लू, तो ये सैंपल किसका है? एमनियोटिक फ्लूइड का। मतलब वजाइना के थ्रू क्या लीक हो रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या लीक हो रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये टेस्ट कहलाता है क्या? निट्राजेन पेपर टेस्ट, जो हम एमनियोटिक फ्लूइड का पता लगाने के लिए करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है या फिर कोई और सीक्रेशन वजाइना के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉलीहाइड्रम न्यूज। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ हम धीरे धीरे ओबीजी के जितने भी टॉपिक हैं उनको शॉर्ट और स्वीट में हम पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो कृपया क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।